दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलने का बहुत चांस है। तो आइए आज का यह टॉपिक बड़े ही आसान शब्दों में समझते हैं और इसको खत्म करते हैं। नमस्कारम और जय हिंद दोस्तों, मैं स्टडी महागुरु स्वागत करता हूं आपका स्टडी के एक ऐसे चैनल पर जहां पर पढ़ाई बहुत ही ज्यादा आसान है। तो आपके महागुरु कर रहे हैं शुरू। सबसे पहले तो ये जो नाम लिखे हैं हमने, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, ये क्या है? तो ये बेसिकली कैटेगरी है। किसकी कैटेगरी है? गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं उनकी कैटेगरी है। गवर्नमेंट की कंपनियों को ऐसे कैटेगरियों में बांट दिया गया है। तो माइंड में सवाल आता है फिर कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो कंपनियों को बांटना पड़ा? तो देखिए, ये बात है लगभग 1997 के करीब की। उस समय क्या हो रहा था, सरकारी कंपनियां घाटे में जा रही थी। तो अब सब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकारी कंपनियां आखिर घाटे में क्यों जा रही। तो देखिए, मैंने कुछ बनाया है यहाँ पे। तो कौन है ये है मान लीजिए किसी गवर्नमेंट कंपनी के अध्यक्ष वगैरह जो बनाते हैं कि आप ये कंपनी संभालो। तो इन्होंने क्या जवाब दिया कि हम क्या करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब इसका क्या मतलब है कि जब भी इन्हें कंपनी के हित में कोई फैसला लेना होता है तो इन्हें इंतजार करना पड़ता है। किसका? सरकार की परमिशन का। इन्हें मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ती है। अब कब परमिशन आएगी, कब ये फैसला लेंगे, तो इस चक्कर में टाइम लगता है और सरकारी कंपनियों को घाटा हो जाता है। तो फिर इस बारे में विचार विमर्श किया गया और ऐसा समझा गया कि जरूरत है कि कंपनियों को खुद से फैसले लेने की छूट दी जाए। तो अच्छी बात है, लेकिन अब ये भी सवाल उठता है कि सारी कंपनियों को छूट दे देंगे तो हो सकता है गलत इस्तेमाल हो जाए। भाई, सभी कंपनियों को एक जैसी छूट थोड़ी दे सकते हैं। तो फिर दिमाग में आया कि क्यों ना कंपनियों को उनके साइज और उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बांट दिया जाए और फिर उन्हें उसी हिसाब से छूट दी जाए। तो ठीक है, बहुत अच्छा है। तो शुरुआत में दो कैटेगरी डिसाइड की गई। कौन कौन सी? मिनी रत्न एंड नवरत्न। और मिनी रत्न में भी कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी टू, फिर 2009 में महारत्न कैटेगरी भी ऐड कर दी गई। देखिए, इन कंपनियों को फॉर्मली कहा जाता है सीपीएसई, यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पीएसयू भी बोलते हैं इनको, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि मिनिस्ट्री कौन सी है इनकी। तो इनका जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज। तो अब ये दो डिपार्टमेंट हो गए। तो इसमें भी जो पब्लिक एंटरप्राइज वाला डिपार्टमेंट है वो इनके ऊपर है। कौन सा? डीपीई, शॉर्ट में बोलते हैं डीपीई, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तो ये नाम भी थोड़े दिमाग में रखने चाहिए। अब माइंड में एक सवाल आता है कि आखिर इन्हें किस तरह की छूट मिलती है और किसी कंपनी के मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न बनने का प्रोसेस क्या है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि कोई नई सरकारी कंपनी खुली है। अब इस कंपनी ने 2-3 साल काम किया है, बहुत अच्छा। अभी कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह ने सोचा है कि यार हमें कुछ फैसले लेने की आज़ादी मिलनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। तो मान लीजिए इन्होंने सरकार से कहा कि हमें कुछ फैसले लेने की आज़ादी चाहिए, मतलब हमें मिनी रत्न की कैटेगरी में आना है। तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। तो देखिए, सरकार ने हर कैटेगरी के हिसाब से कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है। अगर कोई कंपनी वो क्राइटेरिया पास कर लेती है तो फिर उसको उस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो अभी हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। तो मान लीजिए ये सरकारी कंपनी ने इस कैटेगरी के लिए आवेदन किया कि हमें इस कैटेगरी में आना है। तो देखिए, अब सरकार इनसे पूछेगी कि बताइए लास्ट के 3 सालों का क्या हिसाब है, यानी कि लास्ट के 3 सालों में आप फायदे में रहे हो या घाटे में रहे हो, आपकी कंपनी का क्या हिसाब है। तो मान लीजिए कंपनी ने जवाब दिया कि हमारा 3 साल का हिसाब फायदे में रहा है। तो चलो, बहुत बढ़िया बात है। पहला क्राइटेरिया पास हुआ मिनी रत्न कैटेगरी सेकंड के लिए। दूसरा क्राइटेरिया कि आपकी जो कंपनी की नेट वर्थ है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अब ये नेट वर्थ क्या है? तो देखिए, हर कंपनी की अपनी कीमत होती है। उसकी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह उसका सामान है उस सबको मिला के एक कीमत होती है। फिर कंपनी कई बार लोन वगैरह लेती है, उधारी लेती है, तो वो सब भी होता है। तो जब आप उस कंपनी की कीमत में से उसकी उधारी घटा दो, फिर जो आंकड़ा निकल के आएगा, अगर वो आंकड़ा पॉजिटिव है तो यानी आपकी नेट वर्थ भी पॉजिटिव है। एक उधार वगैरह बहुत ज़्यादा ले रखा है, अपनी कीमत से भी ज़्यादा उधार ले लिया, तो फिर आपका नेट वर्थ जो है वो नेगेटिव है। तो नेट वर्थ को इस आसान लैंग्वेज में समझा जा सकता है। तो मान लीजिए इस कंपनी ने ये दोनों क्राइटेरिया पास कर लिए, यानी 3 साल फायदे में रही लास्ट के और नेट वर्थ भी पॉजिटिव है, तो इसको इस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। यानी अब आप कैटेगरी सेकंड में आ गए। तो अब इसको 300 करोड़ तक के फैसले लेने के लिए सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है। यानी 300 करोड़ तक के फैसले कंपनी के हित में खुद के हिसाब से ले सकते हैं। अब बहुत बढ़िया बात है। अब मान लीजिए कंपनी ने और काम किया कुछ साल। अब कंपनी ने बोला यार हमें और आगे बढ़ना चाहिए, हमें और कुछ फैसले लेने की आज़ादी मिलनी चाहिए। तो सरकार से और आवेदन किया कि भाई हमें मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट में डालो। तो सरकार इनसे पूछेगी कि बताइए
आपके जो लास्ट के 3 साल है आप फायदे में रहे हो कि हाँ बिल्कुल रहे। तो अब बताइए लास्ट के किसी एक साल में क्या आपका प्रॉफिट 30 करोड़ या उससे ज़्यादा रहा है? तो मान लीजिए कंपनी ने कहा हाँ बिल्कुल रहा है, तो मुबारक हो, आपने कैटेगरी फर्स्ट का क्राइटेरिया पार कर लिया है। तो देखिए लास्ट के 3 साल आप कंटिन्यू फायदे में होने चाहिए और उन 3 सालों में से किसी एक साल में आपका प्रॉफिट 30 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। तो मान लीजिए इस कंपनी ने वो क्राइटेरिया पास कर लिया, अब इसको कैटेगरी फर्स्ट मिल गई, तो अब ये 500 करोड़ तक के डिसीजन खुद से ले सकती है। यानी 500 करोड़ तक के डिसीजन लेने के लिए इसे सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने हित में फैसले ले सकती है। अब मान लीजिए कंपनी ने और मेहनत की, कंपनी ने कहा अब हमें नवरत्न बनना है, तो सरकार इनसे पूछेगी अच्छा नवरत्न बनना है, बहुत बढ़िया बात है, आपके नंबर चेक किए जाएंगे। कैसे नंबर? देखिए कंपनी के 6 पैरामीटर डिसाइड किए। अब ये 6 पैरामीटर कौन से हैं? जैसे कि नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कि 6 पैरामीटर हैं। जैसे आपके सब्जेक्ट होते हैं और आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते हैं, तो उसी तरह से 6 पैरामीटर डिसाइड किए गए हैं और उस 6 पैरामीटर के अकॉर्डिंग फिर नंबर दिए जाते हैं। अगर किसी कंपनी के 100 में से 60 नंबर है तो उसको नवरत्न बनाया जाता है। तो मान लीजिए इस कंपनी को भी 100 में से 60 नंबर मिल गए, इसने काफी अच्छा काम किया नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ वगैरह में। अब 100 में से 60 नंबर आ गए तो अब इस कंपनी को कहा जाएगा कि मुबारक हो, अब आप नवरत्न बन गए हो। तो जैसे ये नवरत्न बनी है, अब इसको 1000 करोड़ तक के फैसले लेने की आज़ादी है। यानी 1000 करोड़ तक के फैसले लेने के लिए सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कंपनी ने और मेहनत की, अब इसको महारत्न बनना है। तो महारत्न बनने के लिए थोड़ी शर्तें काफी अच्छी खासी है। क्या शर्त है? पहली शर्त कि आपका एनुअल टर्नओवर का मतलब मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था। तो एनुअल टर्नओवर 20,000 करोड़ होना चाहिए। के का मतलब 1000, तो 20,000 करोड़ का होना चाहिए और ऐसा कंटिन्यू लास्ट के 3 सालों में होना चाहिए। तो ये तो पहली शर्त थी। दूसरी शर्त ये है कि कंपनी की जो एवरेज नेट वर्थ है वो 10,000 करोड़ की होनी चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 2500 करोड़ का होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें पूरी कर लेती है कंपनी तो उसको फिर महारत्न बोल दिया जाएगा। तो मान लीजिए इस कंपनी ने भी वो सारी शर्तें पार कर ली, तो इसको अब महारत्न बना दिया जाएगा। और जैसे ही महारत्न बनेगी तो काफ़ी कुछ आज़ादी मिलेगी फैसले लेने की। हमें वो सब डिस्कस नहीं करना, हमें बस इंपॉर्टेंट ये देखना है कि उसको 5,000 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट करने की जो है वो छूट मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। इसके अलावा भी जैसे यदि किसी कंपनी के साथ उसे मर्ज होना है, टाई अप करना है, जो कुछ भी करना है, आज़ादी मिलेगी। लेकिन मेन ये है कि उसको 5,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने की आज़ादी है, उसे सरकार से पूछने की ज़रूरत नहीं है। यह महारत्न बनने का फ़ायदा है। तो अभी ये सब हमने समझा। तो अब अगला सवाल दिमाग में आता है कि भाई वर्तमान में ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न वगैरह बन चुकी है? कौन कौन सी कंपनियां हैं वो दिमाग में आता है? तो इसका जवाब देंगे हम। तो एग्जाम में आपको ये नंबर पता होना चाहिए कि कितनी कंपनियां बन चुकी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो महारत्न है टोटल 10 कंपनियां हैं। मैंने इसको 8+2 क्यों लिखा है? क्योंकि ये 2 जो है वो लेटेस्ट है, तो इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बताऊंगा। और जो नवरत्न है वो 14 है और जो मिनी रत्न है उसकी कैटेगरी फर्स्ट में 62 कंपनियां हैं और कैटेगरी सेकंड में 12 कंपनियां हैं। टोटल पूछ ले कि टोटल मिनी रत्न कितनी है, तो 74 है। ये जो डाटा है मैंने डायरेक्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया है, जो जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग वहां पर मुझे मिला है। अब महारत्न कंपनियां कौन कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल बनता है, चारों ऑप्शन में कंपनियों के नाम दे देंगे और सवाल आ जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सी कंपनी जो है वो महारत्न है। तो इन कंपनियों के नाम याद होना बड़ा जरूरी है। तो देखिए मैंने एक बार सबकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, अब जो इनकी फुल फॉर्म है मैं अभी फोटो लगा दूंगा, आपको उनमें सभी कंपनियों के नाम मिल जाएंगे। तो अब फिलहाल हम नाम याद करते हैं। देखिए जो मैंने 10 नाम लिखे हैं इसमें से ये लास्ट के जो 2 नाम है HPCL और PGCIL, ये क्या है, लेटेस्ट है, तो इनसे क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा चांस है। तो देखिए मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई है, महागुरु की ट्रिक। एक बार इन सेंटेंस को पढ़ लेंगे तो फिर ये नाम दिमाग में बैठ जाएंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में मैंने लिखा है भेल, गेल और सेल, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो देखिए मैंने क्या सेंटेंस बनाया है कि गेल ने भेल सेल की। अब गेल मतलब आप जानते हो क्रिकेटर, भेल मतलब भेलपुड़ी और सेल मतलब बेचना। तो आप ऐसा दिमाग में इमेजिन कर लीजिए कि गेल ने जो है वो भेल सेल की। इससे ये 3 नाम याद हो जाएंगे, भेल, गेल और सेल। अब देखिए ऐसा याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में आपको हो सकता है कि कंफ्यूज करने के लिए SAIL की जगह एक ऑप्शन में TAIL भी हो जाए। तो अगर आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं गेल ने भेल सेल की, तो आप उस TAIL को कैंसिल कर दोगे, क्योंकि सेल है और TAIL से तो सेल बनेगा नहीं, SAIL से ही बनेगा। तो ये सब दिमाग में क्लिक कर जाएगा यदि ऐसे सेंटेंस पढ़ के जाओगे, महागुरु की ट्रिक काम आएगी।
अब और नाम याद करते हैं और पहले ये लेटेस्ट वाले याद करते हैं। देखिए जो ये दो नाम है HPCL और PGCIL, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल बनने का इस बार बहुत चांस है इनसे। तो हमारा परिवार पावरफुल है, इसका क्या मतलब कि हमारा परिवार में जो शॉर्ट फॉर्म है वो है HP, और HP से याद आएगा HPCL, तो ये तो याद हो गई। और पावरफुल में जो ये पावर वर्ड है ये इसका PGCIL से कनेक्शन है, क्योंकि PGCIL में जो ये P है इसका मतलब होता है पावर, G का मतलब ग्रिड, तो ये पावर वर्ड इससे याद हो जाएगा पावरफुल से। तो हमारा परिवार है जो पावरफुल है, ये आपको याद रखना है, इससे ये दो कंपनियां दिमाग में बैठ जाएगी। अब जो ये बाकी की कंपनियां हैं उसमें जो ये IOCL है, ONGC है, BPCL है और HPCL तो हमने याद कर ही ली। देखिए इन चारों में कनेक्शन क्या है कि सभी की सभी पेट्रोल या तेल से जो है वो डील करती है। तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगी कि जो पेट्रोल वाली है वो सारी महान है, यानी IOCL वगैरह ये सब क्या है, पेट्रोल और तेल से कनेक्शन रखती है, तो आपको इनसे याद हो जाएगा। पीछे बची NTPC, ये तो आप याद कर ही सकते हो कि NTPC जो है वो महारत्न कंपनी है। अब एक और पॉइंट ध्यान रखना है। अब क्या होता है एग्जाम में हम जो सवाल होते हैं जीके के वो बहुत ही फास्ट अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, ऑप्शन भी हम बहुत फास्ट रीड करते हैं। तो कई बार सवाल आता है कि भाई महारत्न कंपनी कौन सी है, तो उसमें पहला ऑप्शन दिख जाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब हमारे दिमाग में होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, लेकिन अगर हमने ये नहीं सुना तो हम वो टिक करके आ जाते हैं। लेकिन दोनों में फर्क है। जो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इसकी शॉर्ट फॉर्म है BEL और ये एक नवरत्न कंपनी है। लेकिन जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है BHEL भेल, और ये एक महारत्न कंपनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो अभी नवरत्न कंपनी है, तो ये दिमाग में होना चाहिए ताकि गलती करने का चांस ना हो। तो इस तरह से हमने ये जो आज का टॉपिक था हमने बड़े ही आसानी से समझ के कर लिया है, शुरू से लेकर एंड तक हमने इसका पूरा प्रोसेस समझ लिया है। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। अभी मैं एक बार फ़ोन को वर्टिकल कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये नेक्स्ट पेज, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे दोस्तों अब इस वीडियो के लिंक को अपने स्टेटस वगैरह पे शेयर करके एक नारा लगा दीजिए कि पढ़ाई आसान है। लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन याद रखिएगा नारा लगाना है, पढ़ाई आसान है।